जनाब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। नो सर। ठीक है, चलिए। वेरी लेस पॉपुलेशन में ख्याल से अभी लोग लॉग इन कर लें। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक, मुझे थोड़ा सा मशवरा करना है कि आप लोगों की जो सेशनल को किस तरह से लेना है। एक्चुअली जो 30 मिनट मार्क्स का मिड टर्म है वो तो नहीं होगा, तो हमें उसका एग्जाम कंडक्ट करना है या सेशनल कह लें उसको। तो वेयर स्टूडेंट्स आर, तो हम ये करेंगे कि फिर नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ा सा एक नॉट 30 मार्क्स या तो 15-15 मार्क्स के कुछ असाइनमेंट या क्विज कर लेते हैं। क्विज प्रॉब्ली आसान होगा, या फिर एक्चुअली जो मिड टर्म के 30 मार्क्स है ना, उनका मुझे एग्जाम लेना है आपका, तो विल डिस्कस दैट। जी कोई चैटिंग हो रही है? सर क्विज ले लें, एमसीक्यूज ले लें, चले देखते हैं उस पर बना लूँ ना, फिर मैं नेक्स्ट तो बात करते हैं। ठीक है, चलिए। मतलब क्लास का कंसेंसस चाहिए, खाली एक कि उससे हम नहीं कर सकते, सारे लोगों का कंसेंसस चाहिए। चलिए, तो विल स्टार्ट। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग समझ में आ गई? कोई चीज नहीं समझनी है तो हम आज सॉफ्टवेयर लेवल पढ़ेंगे। लेवल्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होती हैं। तो कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि ऑब्सलीट है, लेकिन यहाँ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे FIP में उसको टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया जाता है। मैं कहता हूँ भाई ये सब गलत है, मतलब ये ऑब्सलीट हो गई है। ठीक है, तो जनाब चलिए, तो हम टेस्टिंग लेवल पढ़ेंगे। टेस्टिंग का लाइफ साइकिल पढ़ा था हमने कि आपको वो रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। उप्स, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट वेट कीजिएगा। हेलो, चलिए, आई एम सॉरी, आज का दिन जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं है। चलिए, टेस्टिंग लेवल्स एंड टाइप्स तो हमने पढ़ा था कि टेस्टिंग लाइफ साइकिल पढ़ लिया था, और हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ठीक है। तो टेस्टिंग लेवल्स ये होते हैं, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर की कुछ स्क्रीन्स हैं जो आपने बनाई है एज ए डेवलपर, तो उसकी लॉजिक आप चेक करते हैं। तो प्रोग्रामर जो लॉजिक चेक करता है, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करता है छोटे से कोड की, उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब वो यूनिट की कोई डेफिनेशन नहीं है कि इतनी लाइन होनी चाहिए, इतनी लाइन नहीं होनी चाहिए, बट whatever minimum code testable is unit। ठीक है ना, आपने कोई कोड लिखा और आप चला के देख रहे हैं सही डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, सही कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो डेवलपर जो बनाने के बाद टेस्टिंग करेगा उसको यूनिट कहेंगे। तो इसके बाद कंपोनेंट या मॉड्यूल की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप जोड़ते जाते हैं उसको। रोजाना सॉफ्टवेयर बनाया, उसको टेस्ट कर रहे हैं, और हफ्ते भर में जो बनाया, तो अब आप उसको कंपोनेंट कह लें, या अगर बहुत बड़ा है तो मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट को जोड़ना, यूनिट को जोड़ना, फिर एक बहुत बड़ी इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप करेंगे, सबको जोड़ना, सारे मॉड्यूल को जोड़ना। लास्ट में आप क्या करेंगे, पूरा सिस्टम बन गया है, फिर उसकी टेस्टिंग। तो ये लेवल्स हैं, यूनिट, और फिर आप थोड़ा सा यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा कंपोनेंट कर लें, और फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो पहला काम, इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या है जो आपने बनाया है, यूनिट टेस्ट हो गया। फिर आप उसको जोड़ते जाएंगे और उसकी इंटीग्रेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एक यूनिट टेस्टिंग करते हैं, और रोजाना जो काम बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर हफ्ते भर में जो आपने काम किया, तो दैट बिकम्स अ कंपोनेंट।
फिर आप उसको किसी चीज से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपोनेंट लेवल है, इंटीग्रेशन लेवल का मतलब है फिर आप फंक्शनैलिटी नहीं इंटीग्रेशन चेक करेंगे। फिर पूरा सिस्टम बन गया आपका, फिर ये आप चेक करेंगे, ये वाली जो चीज है ना, थर्ड लास्ट। फिर जो टेस्ट है ना एक्सेप्टेंस टेस्ट, ये आप नहीं करते हैं, ये फिर यूजर टेस्ट करेगा एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। ये तीनों आपके यूनिट, इंटीग्रेशन सिस्टम, ये यानी सॉफ्टवेयर जो बना रहा है, जो कंपनी बना रही है, वेंडर बना रहा है, वो चेक करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्ट कौन करेगा? जो यूजर है, ठीक है ना। यूजर चेक करेगा कि जो कुछ उसने बताया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। स्मॉलेस्ट टेस्ट पार्ट जो है, जो किसी भी कोडर ने बनाया है, तो रेफर्ड एज यूनिट, ठीक है ना। तब यूनिट क्या है? जो आपने बनाया, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि 100 लाइनें हो या इतना कोड हो, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एंड टेस्टेबल पार्ट ऑफ द सोर्स कोड जो कि किसी प्रोग्रामर ने बनाया होता है। इफ द फर्स्ट स्टेप इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एनवायरनमेंट इज जनरली कंडक्टेड बाय द डेवलपर या कोडर, ठीक है ना, देयर ओन टीम, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग इज रियली परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर टेस्टर, ठीक है ना। इसमें खुद ही आप बनाते हैं और खुद ही अपनी लॉजिक चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कंप्लीट यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो ये है, तो ये आप करते जाते हैं और आप उसको चेक करते जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? हाँ, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि सॉफ्टवेयर सही चल रहा है। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस दैट गो अहेड, ठीक है ना। ये सब का एक काम सही कर रहा है, तो फिर हम इसको जोड़ते जाएंगे और बड़ा मॉड्यूल बनाएंगे। जो सॉफ्टवेयर जो बनता है, दे हैव गॉट स्मॉल पीसेस। आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, दूसरी रिपोर्ट बनाएंगे, एक स्क्रीन बनाएंगे, दूसरा, फिर उसको मेन सिस्टम से अलाइन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो स्मॉल स्मॉल जो भी स्क्रीन बनाया, रिपोर्ट बनाया, उसको आप चेक कर रहे हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो जो आपने कोड बनाया है उसको आप कह रहे हैं कि हाँ सही चल रहा है, डेटा आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर स्क्रीन बन गया है और बाकी अभी सिस्टम नहीं बना है, तो फिर आप क्या करते हैं? एक एक्सेल की शीट बना लेते हैं और उसमें डेटा डाल के देख लेते हैं, या फिर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, उसमें डेटा डाल के देख लेते हैं कि हाँ जी जा रहा है। मैं यहाँ से स्क्रीन से डालता हूँ तो वो उसमें पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर लेते हैं कि अभी एक्चुअल सिस्टम का डेटाबेस तो नहीं बना है, आप सिर्फ स्क्रीन बनाते जा रहे हैं, फिर उसका डेटाबेस या पहले बन गया है, उसके बाद आप स्क्रीन बना रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, आप एक 40-50 लोगों की टीम का पार्ट है और 10 लोग एक मॉड्यूल बना रहे हैं, 10 लोग दूसरा मॉड्यूल बना रहे हैं, 10 लोग तीसरा मॉड्यूल बना रहे हैं। तो बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, ईआरपी का या बैंकिंग का। तो अगर ईआरपी बना रहे हैं तो सेल्स का सिस्टम एक अलग लोग बना रहे हैं, और परचेज का सिस्टम अलग बना रहे हैं, प्रोडक्शन का सिस्टम अलग लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सेल्स के सिस्टम में कुछ स्क्रीन होगी, डेटाबेस होगी, और ये इंटीग्रेट होगा पेमेंट से, इसी तरह से परचेज से, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, अभी छोटे छोटे यूनिट बनाते जा रहे हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाते जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पहले प्रोग्रामर चेक करेगा, फिर उसको बाकी लोगों के अपने जो अपने मेट्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करेगा, और फिर वो टेस्टर टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से टेस्ट करेगा, ठीक है। तो when you start unit testing in parallel development, it may look like a slow process. क्यों? इसलिए कि आप चलाते जाते हैं और डिफेक्ट भी देखते जाते हैं। तो इसी तरह से जो प्रोसेस है, जो डेवलपर है, वो डिफेक्ट को अनकवर करता जाता है, ठीक है ना। उसकी उसकी अपनी लॉजिक सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोड को सही करता है, वर्जन को सही करता है, वर्जन कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है। However, with the code is refined and number of defects began to reduce. अब ये कौन कर रहा है? ये डेवलपर कर रहा है, ठीक है ना। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी लॉजिक, सही रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है ना। तो आपने एक स्क्रीन बनाया जिस पे वो डेटा पॉपुलेट होना चाहिए। तो अगर टेबल से आप डेटा उठा रहे हैं तो पॉपुलेट होना चाहिए, या आप एंटर कर रहे हैं तो एंटर करके डेटाबेस में जाना चाहिए, ठीक है। या किसी और डेटाबेस से इंटीग्रेट हो रहा है, तो जो भी है, अगर रिपोर्ट है तो पॉपुलेट होनी चाहिए। पॉपुलेट का मतलब है वहां से डेटा आ रहा है, और एंटर का मतलब है वहां जाके सेव हो रहा है, ठीक है ना। या तो स्क्रीन होगा जिससे आप एंटर डाल रहे होंगे या मॉडिफाई कर रहे होंगे, ऐसे ही है ना। या फिर आप रिपोर्ट में से डेटा रिकॉल कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। So the foundation of the software is strong, and the later stage software development is carried out at much faster pace. जब वो लॉजिक बन जाती है तो फिर सिर्फ इंटीग्रेशन चेक करनी है कि यहाँ से डेटा
ये स्क्रीन तो सही है, ये स्क्रीन तो सही है, ये इंटीग्रेट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है आपने, ठीक है ना। तो जब आपके यूनिट्स बन जाते हैं तो फिर आपकी टेस्टिंग बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। इफ यूनिट टेस्टिंग इज कैरिड आउट प्रॉपर्ली, फिर सेविंग हो जाती है, कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आपकी लॉजिक बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है ना। तो बाकी फाइनल स्टेजेस की सॉफ्टवेयर जो है ना वो जरा जल्दी हो जाती है इनिशियल स्टेज से, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इज कैरिड आउट द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल कंपोनेंट, और so the number of test cases and test data are less, ठीक है ना। तो इस स्टेज पे आप सारे सिनेरियोज नहीं चेक करते हैं। सारे सिनेरियोज क्यों नहीं चेक करते हैं? इसलिए कि जो डेवलपर है उसको लिमिटेड नॉलेज होती है बिजनेस की, ठीक है। जो टेस्ट इंजीनियर होता है उसको ज्यादा नॉलेज होती है, सारे सिनेरियोज पता होते हैं। याद है हमने टेस्ट में बनाया था सिनेरियोज या कवरेज, जिसमें हमने बनाया था कि जी टेस्ट नंबर 1 जो है वो इस सिनेरियो को कवर कर रहा है, टेस्ट नंबर 2 इतने सिनेरियो को कवर है, याद है वो हमने भी मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है। तो वो क्योंकि ट्रेंड लोग होते हैं, बिजनेस की नॉलेज अच्छी होती है, तो वो ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो डेवलपर है उसको सारे सिनेरियोज का नहीं पता होता है, तो वो लॉजिक चेक कर लेता है और कुछ सिनेरियोज चेक कर लेता है, उसके बाद वो आगे चला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको याद आ रहा है कि मैंने बताया था कि टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं, टेस्ट केसेस लेफ्ट पे लिखे जाते हैं, ऊपर उन पे रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, हमने जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो डेवलपर्स की जो है ना डोमेन की नॉलेज क्योंकि या बिजनेस की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती, टेस्ट इंजीनियर सारे सिनेरियोस को कवर करता है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कवरेज होती है अच्छी। फिर आप इंडिविजुअल यूनिट्स को कंबाइन कर लेते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। आप एक डेवलपर हैं और आपने 4 दिन में एक कोड लिखा है, फिर अगले 4 दिन में एक और कोड लिखा है और आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने चीजों को कंबाइन कर लिया फिर आप उसको चेक करें, या फिर आप एक टीम है जिसमें 4 लोग हैं, आपने अलग मॉड्यूल अपनी एक चीज बनाई है, मॉड्यूल तो नहीं बनाया, एक अपना कंपोनेंट लिखा है, दूसरे ने दूसरा कंपोनेंट लिखा है, उनको जोड़ना है और तीसरे से जोड़ना है, तो फिर वो भी एक टेस्टिंग है जिसको आप ज्वाइन करके और टेस्टिंग करेंगे। तो कंबाइन करके थोड़ा सा probably will have a 4 दिन का इसका काम, 4 दिन का इसका काम, तो विल हैव अ लार्जर पीस ऑफ कोड, ठीक है। तो दैट इज कंपोनेंट, ठीक है। अब समझ लीजिए कि यूनिट से थोड़ी बड़ी चीज है, 3 लोगों ने कंबाइन कर लिया, तो एक आदमी का काम 3 हफ्ते का या 2 वीक्स का, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि जनाब 3-4 लोगों का, ठीक है। तो दिस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल, ठीक है ना, जो यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। The difference between the unit testing and component is the unit testing developers their piece of code, but not in component testing. The whole component is tested. ठीक है, जो जोड़ लिया, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है क्योंकि अगर आप LMS को समझते हैं तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड एप्लीकेशन, देयर आर 2 मॉड्यूल्स, ठीक है ना। अगर आप LMS की मैं बात करूँ, एक है सेव द रिकॉर्ड, ठीक है ना, और दूसरा है अपलोड द रिजल्ट्स, ठीक है ना। अगर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो करना है वो एक अलग मॉड्यूल है, लेकिन अगर जो टीचर्स रिजल्ट अपलोड करें वो एक अलग मॉड्यूल है, ठीक है। तो बोथ मॉड्यूल्स आर डेवलप सेपरेटली, ये एक अलग टीम ने बनाया है या एक अलग उसने बनाया, लेकिन जब टेस्ट करेंगे तो उसको दोनों को इंटीग्रेट करके कंपोनेंट टेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप चेक कर सकेंगे सही बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है भाई लोग? यस सर। ठीक है, चलिए ये इसकी पिक्टोरियल डायग्राम है, ठीक है। तो ये आप ये प्रोग्रामर है एक्चुअली, ठीक है ना। प्रोग्रामर 3 प्रोग्रामर है, इन्होंने अपना यूनिट लिखा और फिर इन्होंने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है ना। तो फिर इसको टेस्टिंग करेंगे, फिर ये एक और टीम बैठी है, एक और टीम बैठी है, इन्होंने बनाया और ये सेल्स का मॉड्यूल बना दिया। इसी तरह से यहाँ पर टीम बैठी है, यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये बनाते जा रहे हैं। और फिर ये पूरा ERP बन रहा है, ये सेल्स का टीम बैठी हुई है, ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की बैठी हुई है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस की बैठी है, या पेमेंट वाली बैठी हुई है, तो ये दूसरी, तो डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल्स, तो n मॉड्यूल्स 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से आपकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। ठीक है, तो आप यूनिट बताने का मकसद ये था कि लोअर लेवल पे टेस्टिंग होगी, फिर उसको जोड़ दिया जाएगा, फिर उसको जोड़ दिया जाएगा, फिर उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो प्रोग्रामर बना रहा है उसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं,
ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं तो कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक मॉड्यूल बन जाएगा या जो भी है डिपेंडिंग। ठीक है, अगर छोटी सी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन यहीं बन जाएगी, लेकिन अगर बड़ी एप्लीकेशन है, ईआरपी है या बैंकिंग है, बैंकिंग में अगर 8 मॉड्यूल है तो अलग अलग बनते जाएंगे, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। तो बैंकिंग का सिस्टम बन जाएगा या इंश्योरेंस का सिस्टम बन जाएगा या ईआरपी का सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। अब ये मॉड्यूल है, इसमें 15 स्क्रीन है और 15 रिपोर्ट है। ठीक है ना, तो 15 स्क्रीन और 15 रिपोर्ट एक एक आदमी बनाता जाएगा, फिर इसको जोड़ देगा तो ये मॉड्यूल बन गया। इसी तरह से यहाँ पर है, लेकिन इन सब का कहीं इंटीग्रेशन होगी, डेटाबेस सेम होगा, टेबल्स बने होंगे, तो ये टेबल्स बने हुए हैं, इनको रिलेशनशिप देना और ये सारा कुछ करना। तो डेटाबेस की इंटीग्रेशन और फिर वहां से डेटा को फैच करना, ये सब करना। ठीक है, बात थोड़ा सा समझ में आ रहा है? सिनेरियो क्रिएट कर पा रहे हैं, एक बड़ी टीम का पार्ट है आप, मतलब यू आर नॉट ए, ठीक है, तो बड़ी टीम के पार्ट बनने का मतलब है डेवलपर्स अलग होंगे, टेस्ट इंजीनियर्स अलग होंगे। ठीक है ना, तो मैं बना बना के देता जा रहा हूँ या अपलोड करता जा रहा हूँ कहीं, इसको कहते हैं चेक इन करना। तो मैं बना के कहीं चेक इन कर दूंगा, ठीक है, कोई शेयर्ड फोल्डर पे, और वहां से टेस्टिंग की टीम उठाएगी और टेस्ट करना शुरू कर देगी, और ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। ठीक है, ये भी सब ऑटोमेशन होती है, क्योंकि आप एक टेस्टिंग कर रहे हैं और सॉरी आप एक डेवलपमेंट कर रहे हैं और टेस्ट इंजीनियर कहीं बैठा हुआ है दूसरे कमरे में या किसी और फ्लोर पे, और उसके पास आ गया और वो चेक करेगा। तो दिस इज ऑल। फिर कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए, तो पास को वो रिपोर्ट करेगा, तो फिर इसके पास रिपोर्ट आ जानी चाहिए सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है ना, कि भाई मेरे ये वाले टेस्ट फेल हो गए, इसको सही करो। ठीक है, तो समझ में आ रही है, बट लाइफ साइकिल भी समझ में आ रही है, थोड़ा सा आइट्रेशन भी समझ में आ रही है। ठीक है, जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी। तो इंटीग्रेशन क्या है? वंस द यूनिट टेस्टिंग फेज इज ओवर, इट इज टाइम टू मूव ऑन द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अब उसकी फंक्शनैलिटी सही चल रही है, उसकी लॉजिक सही चल रही है, अब आप ये देखते हैं कि एक मॉड्यूल दूसरे में डेटा ट्रांसफर सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एक यूनिट दूसरे से सही तरह से इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरेक्ट करना मतलब क्या है, डेटा सही तरह से ट्रांसफर कर रहा है, या तो रिसीव कर रहा होगा या दे रहा होगा। अभी डीएफडी पढ़ी थी ना हमने, कि आप सॉफ्टवेयर में क्या देख रहे होते हैं, या तो डेटा आ रहा होगा उसके पास या डेटा सेव हो रहा होगा। ये है ना स्क्रीन, स्क्रीन में या तो डेटा एंट्री स्क्रीन है, या फिर पॉपुलेट हो रहा होगा डेटाबेस से, या फिर उसको एडिट कर रहे होंगे, या फिर कोई रिपोर्ट होगी। यही है ना, डेटाबेस है और फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में दो चीजें हैं, डेटा एंट्री होगी या रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो दिस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग इज बाय टेस्ट इंजीनियर। ठीक है, so integration testing is performed to show that even though the components were individually satisfactory, तो क्या देखता है, ये वेरीफाई करता है कि जनाब जब आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तब भी वो कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो सही है। ठीक है, तो सही कैसे है, आपने वो डेटा डाला, अभी आपने टेस्ट केस पढ़ा था ना, कि टेस्ट डेटा डाला, वो स्टेप्स फॉलो किए, वो डेटा सही दे रहा था, यानी पास हो रहा था, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वही आ रहा था, तो हमने कहा करेक्ट है, ये बिहेवियर करेक्ट है। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर आपने खरीदा तो घर जाने से पहले 2 किया, प्लस किया और 3 किया, तो आपको मालूम है इसका क्या आंसर है। अगर वो आ रहा है तो आप कहते हैं ठीक है, तो कुछ प्लस कर लिया, कुछ माइनस कर लिया, कुछ 2-4 फंक्शन कर लिया, तो आपने कहा ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कैलकुलेटर, सही कैलकुलेटर को बिहेव करना चाहिए, तो सही है। तो टेस्ट पास हो गया तो आप कहते हैं सही है, टेस्ट पास नहीं हुआ तो आप कहते हैं ये सही नहीं है, दूसरा कैलकुलेटर दिखाओ। तो इसी तरह से स्क्रीन में भी है, आप स्क्रीन चलाएंगे और जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, जैसे एलएमएस में आपको यूजर आईडी और लॉगिन डालें तो आपको सारा अपना डेटा नजर आना चाहिए, फीस के बारे में, सेमेस्टर के बारे में, कोर्सेज के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो अगर वो सही दे रहा है तो आप कहते हैं यार डेटा सही आ रहा है, ये सही तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट इज करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट का क्या मतलब है कि आप उसको टेस्ट केस बना के डाल रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, वैलिड डेटा डाल रहे हैं, आपको पता है उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट वही आ रहा है, चलिए एक्चुअल रिजल्ट वही आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है, तो आप कहते हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई लोग? क्लियर है? चलिए आगे चलो। यस सर। ठीक है, चलिए आज सर जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि देर से आए तो जहन में एक परेशानी है कि पता नहीं बच्चे सुन रहे हैं समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आता हूँ फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ फिर देन आई स्टार्ट, तो आज मैं आया 20 मिनट लेट। ठीक है, शारा फैसल पे
चलिए, यूनिट टेस्टिंग कंफर्म करती है कि जनाब आपका जो फंक्शनैलिटी है या जो वेरियस फंक्शंस हैं वो सही चल रहे हैं, ठीक है ना। यूनिट आपकी ये चेक करती है, लेकिन इंडिपेंडेंट यूनिट आपके सही चल रहे हैं, लेकिन एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में सही डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा। मसलन मैं ERP चला रहा हूँ और मैं सेल्स कर रहा हूँ कोई चीज। अब मैं सेल कर रहा हूँ तो पैसे आने चाहिए, अब वो पैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए फाइनेंस के अंदर, ठीक है ना। सेल्स जब आप कोई चीज बेचेंगे तो पैसे लेंगे भी, रिसीव भी करेंगे, तो रिसीव सेल्स के मॉड्यूल में तो करेंगे, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आना चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप खरीदेंगे तो चीज रिसीव करेंगे, लेकिन खरीदने के लिए उसके पैसे पे करेंगे, तो ये पेमेंट जो है वो भी फाइनेंस में जाना चाहिए। तो एक थर्ड मॉड्यूल होगा फाइनेंस का। तो सेल्स का मॉड्यूल सही चल रहा है, परचेज का मॉड्यूल सही चल रहा है, लेकिन वो इंटीग्रेट सही है कि नहीं है फाइनेंस से, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आप सेल्स का मॉड्यूल चलाएंगे और परचेज का मॉड्यूल चलाएंगे और फाइनेंस का मॉड्यूल आपका बन गया होगा, और आप देखेंगे उसमें वैल्यूज सही आ रही है, ठीक है ना। आपने फलानी चीज रिसीव की, उसके अगेंस्ट ये पेमेंट किया आपने, ठीक है, यानी परचेज वाला मॉड्यूल से सही आ रहा है डेटा। फिर आप देखेंगे सेल्स में कि आज इतने लाख की सेल हुई है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये आपको है, यानी फंक्शनैलिटी सही है। अब उसकी इंटीग्रेशन देख रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन में एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से सही तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यूं समझ लीजिए कि आपने यानी क्या कहना चाहिए, अब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाई है तो उसका आर्किटेक्ट बनाया होगा, उसकी डिजाइन बनाई होगी। मैंने कहा था लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। तो लूजली कपल्ड का मतलब है डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, जितनी डिपेंडेंसी कम होगी उतना मॉनिटर, उतना मेंटेन करना या चेंज करना उतना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा फील्ड की, तो एक को चेंज करेंगे तो दूसरे को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लूजली कपल्ड रखा जाता है, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है? बिग बैंग होती है, टॉप डाउन होती है, बॉटम अप होती है। बिग बैंग का मतलब है जब सॉफ्टवेयर पूरा बन जाए तब चेक करो। अच्छा, बहुत बड़ी एप्लीकेशन के लिए तो ये सही तरीका नहीं है, यानी आप पूरा सॉफ्टवेयर बने उसको चेक करें और उसमें 50 गलतियां हो तो फिर सबको दे दें, तो दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच फॉर ए लार्ज एप्लीकेशन। ठीक है, कि छोटी सी एप्लीकेशन है, बनी ही छोटी सी है, एक महीने भर में, तो उसको बाद में चेक कर लें या 15 दिन में, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो उसको आप ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना, या तो टॉप डाउन करते हैं या बॉटम अप करते हैं। नॉर्मली बॉटम अप अप्रोच होती है, मॉड्यूल बनाते हैं उसको चेक कर लेते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं उसको चेक कर लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े मॉड्यूल बनाते जाते हैं आप, ठीक है। जैसे आइट्रेशन में हमने देखा था, एक मॉड्यूल बनाया फिर उसको दूसरे से इंटीग्रेट कर दिया, तो ये है, तो पहले मॉड्यूल बनाया उसकी टेस्टिंग कर ली, फिर दूसरा मॉड्यूल बनाया उसकी टेस्टिंग कर ली और दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से आप कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? थोड़ा सिनेरियो समझ पा रहे हैं आपके? एक ERP है जिसमें 4 मॉड्यूल हैं, तो एक तो ये तरीका है कि हम 4 मॉड्यूल बनाए, फिर उनको इंटीग्रेट करें और उसके बाद चेक करें। अब हमने अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं की थी, अब अगर कोई छोटा सा भी बगता तो इस पूरी इंटीग्रेशन को इम्पैक्ट करेगा, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। बेहतर नहीं था कि हम उसको इंडिविजुअली चेक कर लेते? तो बिग बैंग नॉर्मली लार्ज एंड बिग एप्लीकेशन पे नहीं होती है, छोटी एप्लीकेशन पे तो ठीक है। तो बिग एप्लीकेशन को नॉर्मली बॉटम अप अप्रोच से लिया जाता है, ठीक है ना, नहीं बनाओ चेक कर लो, बनाओ चेक कर लो, क्योंकि एरर आएगा तो यही चेक हो जाएगा वो। क्लियर है भाई? ठीक है, तो as the name suggested, Big Bang form the testing all the modules combined, ठीक है, तो ये बिग बैंग है, कंबाइन करते हैं। Once the integration testing phase gets successfully completed in the, अच्छा ये जब टेस्टिंग आज से 20-25 साल पहले मेच्योर नहीं हुई थी तो ऐसे क्या होता है, एप्लीकेशन बनाते थे फिर चेक करते थे, ठीक है। तो ये है, तो होल सिस्टम चेक किया जाता था, अब ऐसा नहीं है, तो ठीक है। So there is where the software is not tested for performance but also for adherence and quality standards. अच्छा, टेस्टिंग में एक और भी चीज है कि परफॉर्मेंस भी चेक की जाती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी चेक किए जाते हैं, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किसी के जहन में आती है? व्हाट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? एक तो हो गई ना कि सही चल रहा है, सही तो चल रहा है लेकिन फिर भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे मीट नहीं कर रहा है, तो आपके ख्याल में क्या चीज होगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? किसके जहन में आता है? व्हाट आर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? सॉफ्टवेयर बनाने में कौन सी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए?
और क्यों रखना चाहिए? क्या जहन में आता है क्वालिटी से, स्टैंडर्ड से? एनीबॉडी, कोई बताएगा? आता है सर, कुछ नहीं आता है। कोई सर को बताएगा क्वालिटी स्टैंडर्ड से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, या क्या सवाल जहन में आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए सर बता दें। देखिए, एक तो है सॉफ्टवेयर आपने बनाया और वो सही चल रहा है, ठीक है? तो इसको जरा यूं समझिए, आपने एक कैलकुलेटर बनाया है, वो 2+2 सही चला रहा है और ठीक है, सही फंक्शन कर रहा है, लेकिन आपने जो केबलिंग की है ना वो बहुत अच्छी नहीं की हुई है। तो जरा सा गिरेगा उसके केबल निकल जाएंगे, बहुत ही नाजुक है, या वो आपने ऐसे लगाया है कि वो बहुत ही रगेड नहीं है, ठीक है ना, और बस काम गुजारा हो रहा है, ठीक है? तो रिजल्ट तो सही दे रहा है, लेकिन वो क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी केबल सही नहीं है। तो इसी तरह आपने सॉफ्टवेयर बनाया है और उसका फंक्शन सही है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा है। मसलन कोडिंग स्टैंडर्ड में आपके जब आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है और उसमें चेंजेस आएंगी। आपने बिजनेस में अगर कोई नई चीज चाहिए, तो कोई एडिशनल रिपोर्ट चाहिए, कोई एडिशनल चीजें चाहिए, तो वो चाहिए होंगी। बताने का मकसद ये है कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है इसमें चेंजेस जरूर आएंगी, ठीक है ना? यानी जब आप सॉफ्टवेयर कस्टमर देखेगा तो कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, आप कहेंगे हो सकता है। तो अगर आपने अच्छी तरह से स्ट्रक्चर नहीं रखा और सारी चीजें नहीं रखी तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो पहली चीज क्वालिटी स्टैंडर्ड में ये है कि सॉफ्टवेयर रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल का मतलब है कमेंट होने चाहिए, इंडेंटेशन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपने एक किताब लिख दी है और उसमें कोई चैप्टर नहीं है और कोई उसमें सेगमेंटेशन नहीं है, बस यहाँ से वहां तक किताब है। किताब ऐसे नहीं होती है ना। किताब में रिलेटिव इंफॉर्मेशन एक जगह होती है, एक जगह रखते हैं, फिर आप उसको चैप्टर लिखते हैं, फिर दूसरा चैप्टर लिखते हैं, और फिर इन सबका एक इंडेक्स अवेलेबल होता है। तो किताब को रीड करना आसान होता है। आप टॉपिक देखते हैं, चैप्टर देखते हैं, पेज नंबर देखते हैं और वहां चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दीज आर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सॉफ्टवेयर को क्योंकि हमने चेंज करना है, और जिसने बनाया था वो 3 साल बाद कहीं और चला गया, या किसी और डिपार्टमेंट में चला गया, या किसी और प्रोजेक्ट में चला गया, तो सॉफ्टवेयर शुड बी रीडेबल, पहली चीज। इसी तरह से नेमिंग कन्वेंशन होती है, कि नेमिंग कन्वेंशन यानी अगर नेम इतने आसान हो कि देख के समझ में आ रहा हो, तो ये सब भी देखा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस के ऑपरेशन को हेड कर रहा था तो एक साहब हमारे पास आए कि सर इन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर सही चल रहा है, क्यूए ने फेल कर दिया। ठीक है, तो हमें मालूम है कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड से इस वजह से फेल किया होगा। तो मैंने कहा क्यों कर दिया इसको, कोई वजह होगी ना, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम्हारा काम पसंद नहीं है। सर वो कह रहे हैं क्वालिटी मेंटेन नहीं किया है। तो मैंने कहा बस फिर क्वालिटी मेंटेन करो, ये हमारे रूल्स हैं। सर वो सही चल रहा है, आपको पता नहीं, मैं सिस्टम्स लिमिटेड से आया हूँ। ठीक है, तब कहीं से भी आए हो भाई, ये हमारे रूल्स हैं, यू नीड टू फॉलो दैट। ठीक है, तो ये है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो खाली सही चलना नहीं है, लेकिन उसको अपने जो रूल्स है ना वो फॉलो करने। बात समझ में आ रही है? A system is tested as a whole to see if the compliance with the functional and technical specification and the quality standards। ठीक है, ये तीन चीजें। फंक्शनल तो चलना ही चाहिए, पहली चीज, यानी 2+2 तो करना ही चाहिए उसको, या जो भी स्क्रीन है वो चलना चाहिए। फिर उसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कोई भी लॉजिक है, या कोई डेटाबेस है, या कोई टूल्स की टेक्निकल है कि जी इसमें होना चाहिए, ये भी है। आखिरी चीज क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो भी डिफाइन हुई है ना वो आपकी वजह से नहीं बनी है, वो कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड को आपने बनाना है, फॉलो करना है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग इज कैरिड आउट बाय द हाईली स्किल्ड टेस्टिंग टीम। ठीक है ना, उनको मालूम है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनको मालूम है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, वो ट्रेन हुए हुए हैं, इसलिए वो चेक करते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सिनेरियोस। ठीक है, कौन से सिनेरियोस? जो रियल टाइम पे चलेंगे, तो उसको बिजनेस की नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, दे आर ट्रेन्ड स्टाफ। ठीक है, तो जो आपका टेस्ट इंजीनियर होता है वो तकरीबन सारे सिनेरियोस क्रिएट करता है। वो पूछ लेता है जो आपके यूजर्स होते हैं उनसे, कहता है कि जनाब देख लीजिए सारी चीजें,
है कि नहीं है, सारे सिनेरियो कवर है, तो ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोस को कवर कर लेता है, ठीक है। जबकि डेवलपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेवलपर तो लॉजिक लिखता है, कोड लिखता है, उसकी डोमेन की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, और सिस्टम टेस्टिंग को सर ने हाईलाइट कर दिया है, इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम आखिर में पढ़ेंगे भी, जब टाइप पढ़ेंगे, अभी लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा लेवल, फिर उसके बड़ा लेवल, और फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लेवल। तो अभी लेवल पढ़े जब टाइप पढ़ेंगे तो उसमें ब्लैक बॉक्स भी पढ़ेंगे। तो ब्लैक बॉक्स है क्या चीज? फंक्शनल टेस्टिंग को ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं, जब आप किसी चीज को टेस्ट करें तो कोड किस में लिखा हुआ है, उसकी लॉजिक कैसे है, वो आपके लिए ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है। इसलिए आप उसको चेक नहीं करते। यूं समझ लीजिए, अगर आप कैलकुलेटर को चेक कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, 2+2, उसके अंदर कौन सी स्क्रीन लगा, उसके अंदर उसने कौन सी सर्किट की हुई है, अंदर कैसे बनाया हुआ है, अंदर क्या किया है। तो अंदर का जो बॉक्स है वो ब्लैक बॉक्स है आपके लिए, आप उससे कंसर्न नहीं होते हैं, आपको कोई उससे सरोकार नहीं है, ठीक है। तो दैट इज अ ब्लैक बॉक्स, यू अप्लाई सर्टेन इनपुट और सॉफ्टवेयर बिहेव्स एंड यू सी द आउटपुट। The software itself behaves like a black box, so that is called black box। functionality check करने को black box भी कहते हैं, ठीक है। The system is checked as per the requirement, जो भी आपने requirement दी थी, जैसे बिहेवियर दिया था ना, जो आपने रिक्वायरमेंट यानी एसआरएस में दिया होगा, तो एसआरएस में रिक्वायरमेंट ये थी, वो चला चला के आप देखते जाते हैं, या उसको उस हिसाब से टेस्ट क्रिएट करते हैं। टेस्ट क्रिएट करने के बाद आप देखते हैं रिजल्ट वही है कि नहीं है, अगर वो सही है तो फिर आप कहते हैं इसका बिहेवियर सही है, ठीक है। तो टेस्टिंग इज कैरिड आउट फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी यूजर ने क्या क्या मांगा था, क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो बिहेवियर है कि नहीं, एप्लीकेशन का वैसे चल रही है कि नहीं चल रही है, ये डालने से ये आना चाहिए, ये मांगने से ये आना चाहिए, ये करने से सेव होना चाहिए, ये रिपोर्ट मांगू तो ये डेटा दिखाना चाहिए। तो सारी रिक्वायरमेंट कहीं लिखी होगी आपने एसआरएस में, ठीक है। तो एसआरएस के हिसाब से यू आर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट। तो हमने कहा था ना कि चेक कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट लिखी हुई होगी, रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर कंप्लीट और करेक्ट होना चाहिए। याद है हमने टेस्टिंग को कैसे डिफाइन किया था, कंप्लीट एंड करेक्ट। तो सारी चीजें हैं, हाँ सारी चीजें हैं, लेकिन ये सही नहीं चल रही है, तो सही चलना चाहिए, करेक्ट बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई? अब ये पूरा सिस्टम टेस्ट हो रहा है, पूरा सिस्टम बनाने के बाद टेस्ट हो रहा है, ये एक लंबी तवील एक्सरसाइज है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई मुश्किल हो रही है? समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही? मेक सेंस? यस सर। चलिए, यस सर क्लियर है, चलिए शुक्रिया आप लोगों का। असल में आप लोग सामने नहीं है, तो आई कैन नॉट ट्रीट योर बॉडी दैट यू लिसन एंड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिस्टम टेस्टिंग वैलिडेट्स क्या करती है, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट सही है, बिजनेस रिक्वायरमेंट सही है, ठीक है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट तो वो चेक कर ही लेगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का आर्किटेक्ट क्या है, जनाब ये आदमी यहाँ से लॉग इन करेगा और ये आदमी इस तरह से करेगा, तो उसका आर्किटेक्ट सही है कि नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंट जगहों से लॉग इन कर सकते हैं, सिक्योरिटी है कि नहीं है, पहली चीज। उसके बाद फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सिस्टम, पूरा जो सिस्टम चलाएंगे आप 6 जगह से, 6 कंट्री से चलेगा, तो सिक्योरिटी भी सही होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी सही होनी चाहिए, बिजनेस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट भी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ टेस्टिंग पढ़ ली, 3 चीजें हमने पढ़ी, यूनिट एंड देन कंपोनेंट एंड देन इंटीग्रेशन एंड देन सिस्टम, ये पढ़ लिया हमने। ये कौन से थे? ये लेवल थे। सबसे पहला लेवल यूनिट, उसके बाद कंपोनेंट, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो कंपोनेंट इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा बड़े ज्यादा कंपोनेंट हो तो इंटीग्रेशन, उसके बाद पे पूरा सिस्टम इज ए सिस्टम। अब लेवल की टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी हैं जो सर ने इसलिए लिखा है कि उनके नाम पता चल जाए, उनका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारी हैं और एक एक करके हम पढ़ेंगे, और इनको जरा समझिएगा, मतलब कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इनको समझेंगे और तो ये आपके मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना, और याद भी रहेगी आपको, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं अल्फा बीटा, और ये ऑब्सलीट हो चुकी हैं, और लेकिन हमें हमारे एसआरएस में दिखती हैं, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये ऑब्सलीट हो चुकी है, आपको बता दूं क्या। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके टेस्टिंग नहीं होती है, ये प्रोडक्ट जब बनती है तब होती है अल्फा बीटा, उनका क्या मतलब होता है।
ठीक है। ठीक है, बैक एंड स्क्रीन जैसे आप फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं उसी तरह से आप ये देख रहे हैं जो फंक्शनैलिटी आप डाल रहे हैं या जो डेटा आप डाल रहे हैं वो डेटाबेस में आया है कि नहीं है, तो ये भी एक चेकिंग है। तो जो स्क्रीन पे आप डाल रहे हैं वो दिख तो रहा है लेकिन वो डेटाबेस में पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप डेटाबेस को खोल के देख लेंगे। फिर अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो डेस्कटॉप नहीं बनते हैं, वो वेब बेस्ड बनते हैं। तो वेब बेस्ड से एक्सेस करने के लिए मेरे पास कोई वो होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। तो बाज़ दफा एप्लीकेशन बनती है वो इस ब्राउजर पे चलेगी, बाकी पे नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल एप्पल की एप्लीकेशन है जो एप्पल के साथ ही कंपैटिबल है, बाकियों से नहीं चलेगी। तो बात ये है कि यूजर के पास तो कोई भी ब्राउजर हो सकता है, तो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी चेक करना, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते जाते हैं। बैकवर्ड का मतलब ये है कि आप एक एप्लीकेशन बनाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस था, फॉर एग्जांपल ऑफिस 7 था, फिर विंडोज ने ऑफिस 10 निकाला, तो आप ऑफिस 10 चला रहे हैं तो आपकी फाइल रीड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो चेक किया जाता है कि बैकवर्ड के जो डेटा है वो सारा उठा ले। फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं 3 साल से SAP यूज कर रहा था, SAP में डेटा डाला हुआ है सारा कुछ है, तो SAP ने कहा कि भाई ये वाला वर्जन अपग्रेड हो रहा है, नया वर्जन आ गया, आप नया ले लीजिए। तो नया जब सॉफ्टवेयर लूंगा तो डेटा से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, नहीं चलेगा तो फिर दोबारा से एंटर करना पड़ेगा। तो ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। यानी अगर आपने वर्ड ऑफिस अगर आपने 10 ले लिया तो आपकी सारी फाइलें पावर पॉइंट की, एक्सेल की चलनी चाहिए, तो नॉर्मल चल जाती है, ठीक है। ठीक है, हम जरा इसको देखते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है? ग्राफिकल इंटरफेस को हम समझेंगे, एक तो होता है ना स्क्रीन है, लेकिन इस स्क्रीन में यूजर का बैकग्राउंड समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। यूजर के लिए आसान होना जरूरी है, हमारे लिए नहीं। हमने तो बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन बात यह है कि हमने नहीं यूज करना है, यूजर ने यूज करना है। तो ग्राफिकल इंटरफेस होती क्या चीज है? क्यों कस्टमर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आप जरा सोचिए, एक रिसर्च का सॉफ्टवेयर है जो PhD चला रहा है, तो जो PhD है कंप्यूटर लिटरेट है, और एक आदमी है जो मैट्रिक पास है जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती, दोनों के स्क्रीन में जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है ना। इजी होना चाहिए हर एक के लिए, ठीक है। तो एक की एजुकेशन का बैकग्राउंड तो ये देखना जरूरी है, ठीक है। लोड टेस्टिंग ये एक्चुअल टेस्टिंग है जो इसको हम जो समझिए टेस्ट इंजीनियर करता है। लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, जरा हम ये इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए। रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, ये कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली नॉलेज के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये वाली चीजें एज ए टेस्ट इंजीनियर, ठीक है, इनको